हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पूरे प्रदेश से जैसा मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, लोग जिज्ञासु हैं, जानना चाह रहे हैं संविलियन के संबंध में। ऐसा लगता है कि अभी भी जो है लोगों को कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाए हैं कि जो संविलियन हुए हैं विद्यालयों के, एक ही कैंपस में चलने वाले विद्यालयों के जो संविलियन हुए हैं, चाहे वो प्राइमरी से प्राइमरी में हुए हैं, प्राइमरी से जूनियर में हुए हैं, या जूनियर से जूनियर में, या जूनियर से प्राइमरी में हुए हैं, तो उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उभर रहे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे आप जो है समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में ही इन सारे प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं, शासन की तरफ से भी जो है इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। तो आइए इस वीडियो में आप अपने सारे कन्फ्यूजन दूर करें और संविलियन के संबंध में स्पष्ट आदेश देखें। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संविलियन के संबंध में सभी प्रश्नों के उत्तर दे देना चाहता हूं, और अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में उठने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। हाँ, तो मित्रों ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले तो आप जो है इस आदेश को पढ़ लीजिए। यह आदेश जो है दिनांक 11 मई 2020 का है। इसके पहले संविलियन का जो आदेश आया था 2018 में आया था, उसके बाद ये आदेश आपका 11 मई 2020 को संशोधित किया गया है। इसमें कुछ बातें क्लियर की गई हैं, इनको आप पहले सही ढंग से देख लीजिए। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक आपके सामने दिख रहा है, तारीख दिख रही है 11 मई 2020। विषय है बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में। एक चीज़ जान लीजिएगा मित्रों, कहीं भी आदेश में प्राथमिक से प्राथमिक या उच्च प्राथमिक से उच्च प्राथमिक का आदेश ऐसा नहीं दिखा है। ठीक है, तो आपको इसी आदेश से सब कुछ समझना है। देखिए महोदय, उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या इतना दिनांक 8 मई 2020 छाया प्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में है। उक्त के संबंध में शासनादेश दिनांक 8 मई 2020 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में निर्गत शासनादेश में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। तो देखिए ये संशोधन क्या है, इस संशोधन पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसके एक एक शब्दों पर ध्यान देना है। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिनमें अधिक बच्चे होंगे उस विद्यालय के साथ कम बच्चे वाले विद्यालय का संविलियन किया जाएगा। इस लाइन को विशेष ध्यान दे लीजिए। जिसमें कम बच्चे होंगे उस विद्यालय का संविलियन होगा किसके साथ? अधिक संख्या वाले बच्चों के साथ। यानी कि अगर प्राइमरी में ज़्यादा बच्चे हैं तो जूनियर का संविलियन होगा, यदि जूनियर में ज़्यादा बच्चे हैं तो प्राइमरी का संविलियन होगा। और इन दोनों ही परिस्थितियों में विद्यालय का जो प्रभार होगा, उस विद्यालय का जो वरिष्ठ अध्यापक होगा उसी के हाथों में जाएगा। उस विद्यालय का जो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगा, चाहे वो जूनियर का हो और चाहे वो प्राइमरी का हो, जो वरिष्ठ होगा, और उसकी वरिष्ठता के संबंध में भी आदेश आए हैं। वरिष्ठता जो है प्रथम नियुक्ति तिथि से जोड़ी जाएगी। तो प्रथम नियुक्ति तिथि से जोड़ी जाएगी, इसके आधार पर जो प्रधानाध्यापक वरिष्ठ होगा वही इस संविलियन विद्यालय का हेड होगा, वही संविलियन विद्यालय का संचालन करेगा। अधिक छात्र संख्या वाले सम्मिलित विद्यालय द्वारा एसएमसी एवं मध्याह्न भोजन निधि का खाता संचालन किया जाएगा। तद विषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 22/11/2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, और 22/11/2018 में जो उत्तरदायी प्रधानाध्यापक के संबंध में जो सूचना थी
वो ये थी कि जो भी वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगा उस विद्यालय में, वही पूरे सम्मिलित विद्यालय का जो है प्रधानाध्यापक माना जाएगा, यानी प्रभार उसी के हाथों में होगा। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक आरटीई मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण, बर्तन, किचन उपकरण, एलपीजी कंटेनर आदि एक पंजिका में अंकित स्टॉक एंट्री कर लिया जाए। उक्त स्टॉक एंट्री का 100% सत्यापन खंड शिक्षाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जनपद में तैनात जिला समन्वयक सिविल विद्यालयों के संविलियन के कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 8 मई 2020 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। शासनादेश दिनांक 22/11/2018 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। भौदीय माननीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो मित्रों, ये तो रहा जो है आदेश, ठीक है। अब इस आदेश के बावजूद भी कई आदेश आ चुके हैं और बहुत सारे क्लेरिफिकेशन आ चुके हैं। मैं अब आपको आगे जो है आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर जो शासन द्वारा दिए गए हैं वो मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो है स्पष्टीकरण आया है डॉक्टर सुत्ता सिंह, अपर शिक्षा निदेशक सिविल, कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, कृपया ध्यान दें, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन किए जाने के संबंध में कुछ अधिकारियों द्वारा जिज्ञासाएं की गई थीं, जिनके उत्तर संलग्न ड्राफ्ट में दिए गए हैं, अतः तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। डॉक्टर सुत्ता सिंह, अपर शिक्षा निदेशक सिविल, कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ। अब आइए मित्रों, मैं आपको दिखाता हूं कि महोदय ने जो है किन किन प्रश्नों के उत्तर क्लियर किए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, तो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। क्रमांक 1 प्रश्न है, आज तक किसी शासनादेश में यह नहीं बताया गया कि संविलियन के बाद इस विद्यालय का क्या नाम होगा। विद्यालय भवन व प्रधानाध्यापक की मुहर में क्या लिखा जाएगा। विद्यालय भवन पर कौन से रंग की पट्टी लगाई जाएगी, हरी या लाल या दोनों, क्योंकि पट्टी के रंग एवं लगाए जाने की अनिवार्यता के विषय में शासनादेश है। उसी के अनुपालन में प्राथमिक विद्यालय के भवन पर हरी व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन पर लाल पट्टी लगाई जाती है। तो मित्रों, प्रश्न समझ गए होंगे। यह भी प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए संभावित उत्तर दिए गए हैं। जनपदों में विद्यालयों का संविलियन शासनादेश संख्या ये दिनांक 22/11/2018 तथा शासनादेश ये दिनांक 8 मई 2018 के आदेशों के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया जाएगा। यदि प्रांगण में एक से अधिक प्राथमिक विद्यालय हैं तो कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय का मर्जर अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय के साथ किया जाएगा और उसका नाम प्राथमिक विद्यालय ही रहेगा। और इसी प्रकार यदि प्रांगण में एक से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय का मर्जर अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ किया जाएगा और उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय ही रहेगा। और यदि प्रांगण में एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो उसका मर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा और उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, जिसके सामने 1 से 8 कंपोजिट लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर फिर जो है ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय, यदि एक प्रांगण में एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसका मर्जर उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा और उसका नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, जिसके सामने 1 से 8 कंपोजिट लिखा जाएगा।
विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक ही अपने विद्यालय के नाम के अनुसार ही पदनाम की मुहर प्रयोग करेगा। प्राइमरी विद्यालय में हरी पट्टी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में लाल पट्टी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर मित्रों फिर एक प्रश्न जो है विवादित बन रहा है। जैसा कि आदेश में कहा गया है कि जिस जो है विद्यालय में बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें विलय होगा कम नामांकन वाले बच्चों की संख्या वाले विद्यालय का। लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, आइए देखते हैं, हो सकता है इसका उत्तर आगे मिल जाए। आरटीई मानकों में शिक्षकों का निर्धारण प्राथमिक 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक 6 से 8 के अनुसार है। इस प्रकार के विद्यालय 1 से 8 में शिक्षकों का निर्धारण किस प्रकार होगा, यह भी निश्चित हो जाता तो उचित होता। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर दिया गया है। इसका आंसर दिया गया है कि आरटीई मानकों में शिक्षकों का निर्धारण प्राथमिक में 1:23 तथा उच्च प्राथमिक में 1:35 के अनुसार किया जाएगा। यानी प्राथमिक में 30 बच्चों पर 1 और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर 1 के अनुसार किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंपोजिट स्कूल में यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अपने नाम के आगे पदनाम क्या लिखें। अभी तक कंपोजिट विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वयं को प्रधानाध्यापक ही लिखते थे। तो संविलियन के उपरांत सीनियर अध्यापक ही प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर ये बात बताई गई है, लेकिन जो दूसरा प्रधानाध्यापक है वो प्रधानाध्यापक लिखेगा कि नहीं लिखेगा ये क्लियर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अभी तक राज्य स्तर से प्राप्त आदेश निर्देश के क्रम में UDAIS प्लस वेबसाइट पर प्राइमरी विद्यालयों को जूनियर विद्यालयों में मर्ज कराया गया था, जिनकी डाटा फीडिंग का कार्य गतिमान है। उक्त के संबंध में उचित दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। पूर्व में हुए कंपोजिट विद्यालयों की डाटा फीडिंग का कार्य कराया जाए अथवा नहीं। अब इसके संबंध में देखिए, जनपदों में विद्यालयों का संविलियन शासनादेश संख्या ये दिनांक 22/11/2018 तथा शासनादेश संख्या ये दिनांक 8 मई 2018 के आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही प्रांगण में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का डाटा फीडिंग इस वर्ष भी कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपोजिट विद्यालयों के संबंध में अभिषेक जी NIC दिल्ली से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया है कि प्राइमरी को जूनियर में या जूनियर विद्यालय को प्राइमरी में मर्ज करके कंपोजिट विद्यालय बनाया जा सकता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चूँकि विद्यालय अब कंपोजिट हो गया है। अब ना तो वो प्राइमरी रहेगा और ना ही जूनियर। इस प्रकार जैसे कंपोजिट विद्यालय का डाटा फीड किया जा रहा था वैसे ही फीड किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, क्या यह शासनादेश उन विद्यालयों पर भी लागू होगा जो एक ही परिसर में तो हैं लेकिन दोनों के बीच में बाउंड्री वाल अलग है? कृपया मार्गदर्शन दें। यह शासनादेश उन सभी विद्यालयों पर लागू होगा जो एक ही परिसर में तो हैं लेकिन दोनों के बीच में बाउंड्री वाल है। ऐसे समस्त विद्यालय एक ही परिसर में संचालित माने जाएंगे। सर, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व विद्यालयों का संविलियन किया जा चुका है। ऐसे में क्या इस आदेश के क्रम में संविलियन की प्रक्रिया पुनः अपनाई जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर है मित्रों, जिन विद्यालयों का पूर्व में संविलियन हो चुका है उन विद्यालयों में पुनः आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सर, एक ही परिसर में यदि 2 प्राथमिक विद्यालय या 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं तो इस संबंध में क्या किया जाएगा? बिंदु संख्या 1 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे अधिक होने पर विद्यालय का नाम क्या होगा? स्पष्ट नहीं है। विद्यालय का मर्जर जिस विद्यालय के साथ होगा तो उसी मर्जर वाले विद्यालय का नाम ही रहेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको इन प्रश्नोत्तरी से कुछ मदद मिली होगी। फिर भी अभी भी इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, लेकिन मैं आपको एक और प्रमाण दिखा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अब आप देखिए, ये जो है आदेश, ये जो लिस्ट है ये एक जनपद की लिस्ट है और इसको समझने की कोशिश करें। संविलियन कंपोजिट विद्यालय सूची, एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को मर्ज किया जा चुका है।
जिसके बाद अधिक छात्र संख्या वाले प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम के आगे कंपोजिट जोड़ा गया है। यानी चाहे प्राइमरी में ज़्यादा संख्या होगा तो उसके सामने कंपोजिट जोड़ा जाएगा, उच्च प्राथमिक में संख्या ज़्यादा होगी तो उच्च प्राथमिक के सामने कंपोजिट जोड़ा जाएगा, जिसका मतलब है कि कंपोजिट विद्यालय का U-DAIS कोड ही खुलेगा और मर्ज किए हुए विद्यालय की डाटा संकलन पत्र U-DAIS प्लस 2019-20 की फीडिंग कंपोजिट विद्यालय अर्थात एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जिनकी छात्र संख्या अधिक हो। जो बात वहाँ से क्लियर नहीं थी यहाँ पर क्लियर हो रही है मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा कि एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जिनकी छात्र संख्या अधिक हो में कक्षा 1 से 8 तक की होगी और मर्ज किया गया विद्यालय का डाइस कोड बंद हो जाएगा। अगर उच्च प्राथमिक को मर्ज किया है तो उसका कोड बंद हो जाएगा, अगर प्राथमिक को मर्ज किया गया है तो उसका कोड बंद हो जाएगा। नोट, अब डाइस कंप्लीट के बाद सर्टिफाइड भी खुल रहा है, उसे कंप्लीट करना विद्यालय स्तर पर जरूरी है। नीचे दी गई सूची में ब्लू कलर वाले विद्यालय ही कंपोजिट विद्यालय हैं और सामने वाले कोड बंद हो गए हैं। मर्ज किए गए विद्यालय की सूची निम्नवत है और उसके सामने छात्र संख्या भी दिख रही है। देखिए मित्रों, यहाँ पर छात्र संख्या भी दिख रही है। ऊपर ही लिखा है प्राथमिक विद्यालय अरका फतेहपुर, छात्र संख्या है 147 और उसी के सामने है पूर्व माध्यमिक विद्यालय अरका फतेहपुर, छात्र संख्या है 59। यानी जो नीले कलर का है वो विद्यालय इस विद्यालय का U-DAIS कोड चलाया जाएगा। जो वाइट कलर में है वो विद्यालय मर्ज हो चुके हैं, अर्थात ये सारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर इनकी संख्या कम है बच्चों की, वो सारे के सारे विद्यालय प्राथमिक विद्यालयों में मर्ज हो चुके हैं और अब प्राथमिक विद्यालय का U-DAIS कोड ही चलेगा। प्राथमिक विद्यालय के U-DAIS कोड को ही आगे लेकर के हमें बढ़ना है। लेकिन इस मर्जर विद्यालय का जो प्रभार है, विद्यालय में जो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगा उसी के हाथों होगा, यानी सारा क्रियाकलाप उसी के हाथों सौंपा जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि अब जो है आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि जो बातें जो है स्पष्ट नहीं थी वो बातें अब आपका स्पष्ट हो गई हैं। ये मैंने आपको इतना प्रमाण दिखा दिया है। फिर भी मैं इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी डाटा और प्रमाण के लिए मैं वैधानिक प्रमाणिकता प्रस्तुत नहीं करता हूं। इसका आप अपने स्तर से जो है आप इसका जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई निर्णय लें। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।